हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अडल्टहुड और ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर 4 का। सो अडल्टहुड को 3 फेजेस में डिवाइड कर रखा है। पहला है अर्ली अडल्टहुड जिसको हम 21 टू 40 ईयर्स लेते हैं। दूसरा है मिडल अडल्टहुड जिसको हम 40 टू 60 ईयर्स लेते हैं। और जो थर्ड है वो है ओल्ड एज जो 60 और 60 अबव होती है। तो अर्ली अडल्टहुड में बेसिकली अडल्टहुड किस चीज़ का पीरियड होता है? पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी एंड चेंज होता है। थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन काफ़ी स्टेबिलिटी आ जाती है। अडोलेसेंस एज में जितने सारे चेंजेस हमने देखे थे उस हिसाब से इस एज में काफ़ी स्टेबिलिटी हो जाती है और थोड़ा बहुत लाइफ में चेंज होता है जिसके साथ धीरे धीरे एडजस्ट होता है। अब एक अडल्ट जो है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? मतलब आप कैसे बोलते हो कि कोई एक पर्सन है वो अडल्ट है? जब आप देखते हो कि वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, मैच्योर है, सेल्फ सपोर्टिंग है, वेल इंटीग्रेटेड इनटू सोसाइटी है, ठीक है, अपने आप को अपनी लाइफ को सपोर्ट कर सकता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और टोटली इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है और सारे अपने रिक्वायर्ड स्किल्स जो उसको चाहिए नॉर्मल लाइफ में तो वो सब चीज़ें उसको आती हैं, ठीक है। सो अर्ली अडल्टहुड में क्या होता है? सबसे पहले तो जब अडोलेसेंस एज से अडल्टहुड में आते हैं तो पहली बात तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस लोगों की ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पहले अडोलेसेंस में सबको पता है कि नेचर किस तरह का होता है अडोलेसेंस का और उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं अडोलेसेंस को। बट जैसे ही अब आप अडल्टहुड में एंटर करते हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से बढ़ने लग जाती है क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं क्योंकि आप अडल्ट हो चुके हो। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये होती है कि आपको एक स्टेबल लाइफ स्ट्रक्चर अपना डेवलप करना होता है कि आगे आपने लाइफ में क्या करना है, कैसे रहना है, वो पूरा स्ट्रक्चर आपने सोचना होता है अपना। ट्रांजिशन होता है फ्रॉम डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट। हम सारे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहो, अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ और सारा काम जो है वो अपने आप कर सको, ठीक है। उसके बाद है करियर एंड मैरिज। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ ऐड ऑन होने वाली होती है। जो सबसे मेन होती है वो है करियर और उसके बाद होती है मैरिज जो कि अर्ली अडल्टहुड स्टेज पे ही होती है। तो ये 3 चेंजेस आने लगते हैं धीरे धीरे, ठीक है। सो करियर एंड वर्क में क्या होता है? सबसे पहले है अर्निंग एंड लिविंग। मतलब आपको अर्न करना है तो अपने लिए जॉब ढूंढनी होती है। आप ऑलरेडी एक अडोलेसेंस एज में ऐसे सब्जेक्ट चूज कर चुके होते हो, पढ़ चुके होते हो जो आपको फर्दर आपके करियर में हेल्प करे। तो अब जब यहाँ पे कॉलेजेस में जाते हो या आप काम करने जाते हो तो आप अब उसी सब्जेक्ट को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो, उसके ऊपर ज़्यादा स्टडी करते हो, उसके ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हो ताकि आपको जो है एक प्रॉपर आगे एक जॉब प्रोफाइल मिल सके, काम करने के लिए इनकम आ सके थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? अपनी कॉम्पिटेंस प्रूव करनी पड़ती है, ठीक है। कॉम्पिटेंस क्या होता है कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है, आप क्या क्या करने के लायक हो, आप दूसरों से कैसे बेटर हो। तो आपको अपनी कॉम्पिटेंस प्रूव करनी होती है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप इंटर्नशिप कर रहे हो, कहीं पे भी हो। जैसे स्टार्टिंग में ही जो नए नए जॉब पे आते हैं, नए नए लोग आते हैं तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है कहीं पे भी एडजस्ट करना। तो उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो कि उनकी कॉम्पिटेंस को प्रूव करें अपने बॉस को या सीनियर को ताकि उनकी जगह बन सके उनके वर्क एरिया में, ठीक है। और डीलिंग विद कंपटीशन, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है इसमें क्योंकि सब लोग ही अपना लाइफ स्ट्रक्चर बनाने में लगे होते हैं तो सब लोग अपनी अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, वैकेंसीज बहुत कम होती हैं। जैसे हम लोग एग्ज़ाम्स वगैरह भी देते हैं तो हमें पता चलता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो करियर एंड वर्क का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इस टाइम पे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि यही टाइम होता है जब आप अपना करियर बहुत अच्छे से स्टार्ट कर लो तो आगे स्टेबिलिटी मिलती है, अदरवाइज आगे भी बहुत ज़्यादा इनस्टेबल रहते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन यहाँ लेना होता है वो होता है मैरिज एंड पेरेंटहुड का। अब यहाँ पे मैरिज का भी होता है कि इसी एज में होता है जनरली 21 टू 40 ईयर्स के बीच में कि मैरिज भी कभी ना कभी होनी होती है, ठीक है। तो एक तो स्पाउस को जानना, ठीक है। स्पाउस मतलब आपका जो पार्टनर है, मतलब अगर आप मेल हैं तो वाइफ हो सकती है, फीमेल है तो हस्बैंड हो सकता है। तो अपने स्पाउस को जानना है जिसके साथ आपको पूरी लाइफ रहना है, उसके साथ एडजस्ट करना है। तो ये भी एक चैलेंज होता है, हर कोई नहीं कर पाता क्योंकि आजकल इतना स्ट्रेस होता है कि सब लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं कि दूसरों को समझने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता है।
इतना ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सबकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप अपने स्पाउस को जानो, उसके साथ एडजस्ट करो मैरिज के बाद। फिर आपको उसी के साथ अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करनी होती है। पहले आप अकेले होते हो जो अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे होते हो, पैसा कमा रहे होते हो, लेकिन अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी पड़ती है घर चलाने की। आपका स्पाउस वर्किंग है तो और अच्छा हो जाता है, फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस ये हो जाता है कि अगर दोनों वर्किंग है तो घर का काम मतलब डिवाइड करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर हो जाती हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपका सामान या आपका रूम होता है, घर में चीज़ें हैं, वो सब भी शेयर करना पड़ता है परमानेंटली। तो जिन लोगों को पहले शेयरिंग एंड केयरिंग की आदत नहीं होती है उन लोगों को यहाँ दिक्कत होती है सब चीज़ें करने में, ठीक है। फिर आता है आपका एक्सेप्टिंग द पेरेंटहुड। उसके बाद जब चाइल्ड होता है, बेबी होता है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, आगे उसके बारे में भी सोचना। अभी तक आप अपने बारे में सोच रहे थे, उसके बाद आपने अपने स्पाउस के बारे में सोचा, अब आगे आपको क्या करना है, आपको पूरी फैमिली के बारे में सोचना है। आपका बेबी भी आ जाता है, स्पाउस भी आ जाता है, हो सकता है आपके पेरेंट्स भी आ जाएं, तो पूरी फैमिली के ऊपर आपका फोकस चला जाता है धीरे धीरे जब आप मिडिल अडल्टहुड की तरफ एंटर करने लगते हो, ठीक है। फिर है प्लान द फ्यूचर ऑफ द फैमिली। तो ताकि आप अपनी फैमिली पे ध्यान दे सको इसलिए ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग में ही अपना करियर स्टेबल रखो। अदरवाइज़ अगर स्टार्टिंग में ही करियर, मैरिज ये सब स्टेबल नहीं हो पाता तो बाद में फैमिली पे ध्यान देना मुश्किल हो जाता है और फिर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि आपका ध्यान अभी भी करियर पे होता है और फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप उनके ऊपर ध्यान दो। तो इसलिए ये एज में जो जो डेवलपमेंटल टास्क हैं अगर वो सही एज में अचीव हो जाएँ तो सब बैलेंस रहता है, ओके। उसके बाद मिडिल अडल्टहुड में क्या होता है, 40 to 60 ईयर्स में अब ऑलमोस्ट आपका जो करियर है ना वो आप करियर के अपने काफ़ी आगे पॉइंट पे होते हो, मिड पॉइंट पे होते हो, जहाँ पे आपकी एक जगह बन चुकी होती है, आप सक्सेसफुल भी हो जाते हो कभी कभी बहुत जल्दी, ठीक है। तो अब मैच्योरेशनल चेंजेस आने लगते हैं, आप मैच्योर होने लगते हो, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस की वजह से आपकी लर्निंग होती है, आप और चीज़ें सीखते हो, आप ज़्यादा बेटर डिसीजन लेना सीखते हो, आप थोड़े से एग्रेसिव कम हो जाते हो। अगर आपकी पहली वाली स्टेज ठीक से निकल गई, सक्सेसफुल रही, तो अगर वहाँ पे दिक्कत है तो यहाँ हो सकता है कि मैच्योरेशन चेंजेस नेगेटिव हो जाएं। डिपेंड करता है कि वहाँ पे स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया है, ठीक है। ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन होने लगती है बॉडी की। अब क्या है ये, मिडिल अडल्टहुड में आपकी बॉडी की और ज़्यादा एनहेंस नहीं होती चीज़ें, ठीक है, उल्टा डिटेरियोरेट होती है। मतलब अब हेल्थ जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाती है, बॉडी में डेवलपमेंट जो है वो फिजिकली ज़्यादा नहीं हो रही होती, माइंड की डेवलपमेंट बहुत हो रही होती है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस बहुत हो रहा होता है, एक्सपोजर बहुत मिलता है, लेकिन जो फिजिकल बॉडी की जो डेवलपमेंट है वो डिक्लाइन की तरफ हो जाती है, ठीक है। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डिक्लाइन हो जाती हैं, जैसे कि सारी नहीं होती, कुछ, जैसे कि मेमोरी, ठीक है, मेमोरी थोड़ी सी वीक होना शुरू हो जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म होती है वो बहुत पहले की चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी वीक होना शुरू हो जाती हैं, तो मेमोरी डिक्लाइन होती है। विजडम इंक्रीज होती है। विजडम कैसे आती है, जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करते हो, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को सीखते हो, जितनी आपकी एज होती जाती है उतनी ज़्यादा आपकी विजडम आती है। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि किसी को कि बहुत बुद्धिमान है, बहुत चीज़ें सीख जाता है अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस से, तो ये वाली कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन मेमोरी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। तो कुछ ऐसी हैं जो बढ़ जाती हैं और कुछ ऐसी हैं जो डिक्रीज हो जाती हैं। फिर आता है आपका ओल्ड एज। ओल्ड एज होती है 60 एंड अबव, ठीक है। तो इस एज में क्या है, आप अपनी ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर चुके होते हो पूरी। अब इसमें आपको रिटायरमेंट एक्सेप्ट करनी होती है, ये मानना होता है कि अब आप रिटायर हो रहे हो, अब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी और को देनी है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि वो रिटायरमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है कि हमारे हाथ से कंट्रोल चला जाएगा, ठीक है। और विडोहुड कईयों को फेस करना पड़ जाता है। विडोहुड होता है जैसे किसी की स्पाउस की डेथ हो जाए, तो ओल्ड एज में ये वाली प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फेस करना। इलनेस हो जाती है, ठीक है, बीमारियां लग जाती है कई लोगों को, जो लोग एक्टिव नहीं रहते हैं। कई बार एक्टिव रहने के बाद भी कुछ ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। और डेथ,
डेथ तो जो है वो तो होती है एंड ऑफ द एज में, ठीक है। सम पीपल रिमेन्स एक्टिव, कुछ लोग एक्टिव रहते हैं यहाँ पे भी, जो लोग स्टार्टिंग से ही अपना ओल्ड एज भी प्लान कर लेते हैं कि हमें उस एज में क्या करना है रिटायरमेंट के बाद, पहले से ही अपनी करियर प्लानिंग ओल्ड एज की भी कर लेते हैं कि हम रिटायर भी हो जाएंगे तो भी हम ऐसा करेंगे, उसके लिए पहले से काम करना शुरू कर देते हैं, अपने फिजिकल बॉडी को भी थोड़ा सा फिट रखने की कोशिश करते हैं। तो आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इस एज में भी एक्टिव रहें, ठीक है। एंड फैमिली बिकम्स इम्पॉर्टेंट, फैमिली क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अब आपका सारा बाहर का फोकस खत्म हो चुका होता है, ना आपका करियर पे इतना फोकस रहता है, ना आपका स्पाउस के साथ एडजस्ट करने में इतनी प्रॉब्लम होती है, बच्चे भी बड़े हो गए होते हैं, अपने काम में लग गए होते हैं, अब ध्यान होता है कि उनको सेटल कैसे करना है, उनकी मैरिज कैसे करनी है, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं। और हो सकता है अगर ग्रैंड चिल्ड्रन हो तो उनके ऊपर ध्यान रहता है, मतलब टोटल फोकस अब अपनी फैमिली को खड़ा करने पे चला जाता है, ठीक है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन चिल्ड्रन फॉर मनी, एक प्रॉब्लम आती है कई बारी, जो पहले से प्लान नहीं करते अपना फ्यूचर ओल्ड एज का, उनको मनी के लिए डिपेंड होना पड़ता है अपने बच्चों के ऊपर। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं इस चीज़ को लेके कि फाइनेंशियल कंट्रोल उनके हाथ से चला जाता है, और जो पहले उनसे पैसे ले रहे थे अब उल्टा उनसे वो पैसे लेते हैं किसी भी काम के लिए, ठीक है। तो अगर प्लानिंग ना करी हो तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। फिर है लोनलीनेस एंड हेल्थ इश्यूज़। लोनलीनेस की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सभी फेस करते हैं ओल्ड एज में, क्योंकि अब क्या है, बच्चे इनके बड़े हो गए होते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, अपने काम पे चले जाते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन भी अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी रहते हैं, हमेशा इनके पास नहीं होते, तो लोनलीनेस आ जाती है क्योंकि ये घर पे होते हैं ज़्यादा टाइम। हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कई बारी, अगर ज़्यादा ही हेल्थ इश्यूज़ हैं जो ये टैकल नहीं कर पाते। और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा ट्रेजिक हो जाता है, जब इनकी डेथ हो जाती है स्पाउस की, ठीक है। एक तो होता है खुद की डेथ हो जाती है, वो तो होता ही है, और ज़्यादा जो ट्रेजिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है अगर स्पाउस की पहले डेथ हो जाए, तो दूसरा जो हस्बैंड है या वाइफ है उसके लिए आगे बहुत ज़्यादा लोनलीनेस हो जाती है, और वो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है निकालना। तो ये जो टास्क हैं ये होते हैं ओल्ड एज में जो चैलेंजेस होते हैं। सो डेथ में आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि हर जगह अलग अलग कल्चर में डेथ को अलग अलग तरह से लिया हुआ है। जैसे कहीं पे डेथ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, ये मान के कि ओल्ड एज में डेथ होना बहुत अच्छा होता है, मतलब आपने पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ली, अब आप रिलीफ हो सकते हो, ठीक है। कई बारी गोंद कल्चर है एक इंडिया का, जिसमें कहते हैं डेमन और मैजिक की वजह से डेथ होती है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अपना अपना मानना होता है, ठीक है। और एक है तनाल कल्चर, ठीक है, जहाँ पे कहते हैं कि डेथ नेचुरल फोर्सेस की वजह से होती है। बेसिकली ये सबको पता है, फाइनल स्टेज जो होती है हमारे लाइफ की डेवलपमेंट की, वो डेथ ही होती है, लेकिन कुछ लोग उसको पूरा प्लान करके चलते हैं, अपना काम पूरा ख़त्म कर लेते हैं उस स्टेज पे जाने से पहले, और कुछ लोग जो नहीं कर पाते फिर वो उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये आपकी लाइफ की पूरी ह्यूमन की डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस हमने इस चैप्टर की पढ़ी हैं, और उसके सारे डेवलपमेंटल टास्क पढ़े हैं, और हर स्टेज में जो जो टास्क हमने पढ़े हैं, अगर वो टास्क सही टाइम पे कंप्लीट ना हो तो आगे की स्टेज में बहुत प्रॉब्लम आती है एडजस्ट करने में, और आगे वो चीज़ जो है फर्दर पूरी लाइफ में परेशान करती है। इसलिए सही टाइम पे हर टास्क पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, और नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आई होप यू हैव एंजॉय दिस चैप्टर, एंड ये जो नोट्स हैं इनका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।